नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले सत्र में निश्चित रूप से जो दे दनादन खरीदारी होती हुई नजर आई, सब चौंक गए। अचानक से एमसीएक्स पर कल चांदी 0.75% उछल गई। चांदी कल 15,485 रुपये महंगी हो गई थी, 1 किलो प्रति किलो। और साथ ही साथ सोने में कल लगभग 0.3% का उछाल था, 4,343 रुपये महंगा हो गया था सोना। और भाव में एकदम से तेजी क्यों आई, अब आने वाले समय के लिए क्या करना चाहिए, इस पे बात करने के लिए अनुज गुप्ता जी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट हैं। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पे। मॉर्निंग रजी, गुड मॉर्निंग। सर कल तो तेजी थी, आज तेजी और बढ़ गई। जो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, सिल्वर की जो मौजूदा कीमत वो लगभग 600 रुपए के आसपास ऊपर है। अब 2,45,000 के करीब हो रहा है कामकाज। और सोना जो है वो आज लगभग 440 रुपये ऊपर है, 1,56,000 के आसपास हो रहा है कामकाज। तो सर ये अचानक से तेजी के पीछे कारण क्या है? ये तो लगातार टूट रहे थे ना, तो एक दिन गिरावट आती है, फिर अगले दिन उसी क्वांटम से एकदम से कूद जाती है कीमतें, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए रजी जी, यहाँ पर क्या इशू है ना, एक्चुअली जो यूएस और ईरान का जो मैटर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। उसमें हमने देखा कल क्लैरिटी नहीं थी, और इवन ट्रम्प साहब की तरफ से अब थोड़ा सख्त रूल जो है रूप वहां पर देखने को मिला है। उन्होंने अपने ट्रूप्स अपॉइंट कर दिए हैं, मिसाइल्स वहां की तरफ तैनात कर दिया। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न आता हुआ दिखाई दिया। प्लस अगर आप देखेंगे तो ईरान से भी कोई खास सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा। वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत क्लियर नहीं है जो इश्यूज है। तो वो जियो पॉलिटिकल जो कंसर्न्स है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ आए हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का भाव, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट $70 तक के लेवल टेस्ट किए थे। उसके बाद वापस $78 तक के लेवल हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में भी ऑलमोस्ट हमने कल जो है 4854 4,854 का लो देखा था, वहां से उठकर 5,010 के लेवल पर आते हुए दिखाई दिया। और अगर आप आज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4,990 के लेवल पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शार्प रिकवरी हमने जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से आती हुई देखी है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कल यूएस के कुछ डेटा आए थे, जिसमें बिल्डिंग सेल्स, बिल्डिंग परमिट्स और होम सेल्स के डेटा आए थे। तो वो थोड़े पॉजिटिव नोट पे थे, जिसकी वजह से बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ी। तो हमने देखा कल इंडस्ट्रियल मेटल भी काफी उछलते हुए नजर आए थे। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक तो प्राइस ओवरसोल्ड हो गए थे, वहां से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। प्लस यूएस ईरान का इशू था वो अनक्लियर होता हुआ दिखाई दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज की, एमसीएक्स की तरफ से जो मार्जिन है वो भी वहां पे कुछ कटौती की गई। तो वो मार्जिन कटौती होने की वजह से भी एक पॉजिटिव बाइंग देखने को मिली। राइट सर, अब इन सभी चीजों को जो आपने बताया एक एक करके थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो पहला पॉइंट जो आपने रखा वो कि ईरान और यूएस के बीच में होने जा रहा था समझौता, टेंशन बढ़ गई। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो लाल कलर से जो मार्क कर करके दी थी चीजें कि भैया ये मेरी शर्तें मान लेना, वो नहीं माने। मोटी मोटी बात यह है। और जेडी वांस जो कि वहां के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने बोल दिया ईरान ने अमेरिका की अहम शर्तें नहीं मानी है। बातचीत विफल हुई तो ट्रंप सैन्य कार्रवाई का अधिकार रखते हैं। अमेरिका का हमला सीमित नहीं, पूर्ण युद्ध जैसा हो सकता है, ऐसे सूत्रों के बारे से खबर आ रही है। और कोई तो ये भी लिख रहे हैं मीडिया हाउसेज कि भैया ये तो अगले हफ्ते कुछ ना कुछ बड़ा कर देगा अमेरिका ईरान के ऊपर। तो सर वो नोबेल प्राइज वाली बात कहाँ चली गई? नोबेल प्राइज लेंगे ट्रंप या फिर युद्ध करेंगे? देखिए, होना तो मेरे हिसाब से तो कुछ होना नहीं है। हो सकता है कि आपको वीकेंड पे कोई ना कोई एक ईज ऑफ जो है वो सीज फायर होता हुआ दिखाई दे, या कोई स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दे। आई एम श्योर कि शायद ट्रम्प साहब, क्योंकि देखिए उनका टारगेट नोबेल प्राइज को लेके था। और वो अब जिस तरीके की उनकी छवि दिख रही है, अगर आप देखेंगे उन्होंने इंडिया के साथ जो है टैरिफ और कम किया, चाइना के साथ टैरिफ और कम किया, रशिया के साथ इनफैक्ट डॉलर के ऊपर बातचीत उन्होंने चालू कर दी। और अब ईरान बचा है खाली उनके पास, जहां पर वो एस्केलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। और हो सकता है कि शायद ये यहाँ पर कूल कुछ होती हुई दिखाई दे टॉक्स। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कोई स्टेप होगा, क्योंकि आगे देखिए रमजान का महीना भी है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बड़ा ये स्टेप उठाएंगे। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पे दोबारा से क्रिएट होती हुई दिखाई दी। पर अड़ तो गया ना एक बार ईरान। ईरान ने बातें तो मानी नहीं, जो यस, जो यस, जैसे यस। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे वैसा तो उसने किया कुछ नहीं। एग्री, एग्री तो सर। देखिए वो तो बिल्कुल ही थोड़े से अडिग हो गए हैं अपनी बात को लेके। अब शायद कोई बीच का रास्ता यहाँ पे निकलेगा। मुझे लगता है कि वहां से फिर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा बिल्कुल टोटली उसी पर डिपेंड करती है, कि उसकी वजह से हम देखें क्रूड के प्राइस काफी इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि यूएस ईरान के कंफ्लिक्ट की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए उसकी वजह से एग्री कमोडिटी को भी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। एग्री कमोडिटी में भी कुछ कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि अगर यूएस और ईरान के बीच में कुछ भी होगा तो क्रूड को वहां पर आपको इशू देखने को मिलेगा। क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
एग्री कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं फिर हेज अगेंस्ट डिमांड जो है वो गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी, तो वो ट्रेंड यहाँ पे होता हुआ दिख रहा अच्छा, फिर दूसरी चीज जो आपने बोला उसमें था ये एमसीएक्स ने गोल्ड फ्यूचर्स और सिल्वर फ्यूचर्स पे अतिरिक्त मार्जिन घटा दिए। एमसीएक्स ने गोल्ड फ्यूचर्स पर 3% का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हटा दिया है बिल्कुल। और एमसीएक्स ने सिल्वर फ्यूचर्स पे 7% का अतिरिक्त मार्जिन हटा दिया है। तो सर अगर थोड़ा सा और क्वांटिफाई करके देखें तो कितना मार्जिन हो जाएगा अगर एक लॉट सोने का लेना हो या फिर एक सिल्वर का लॉट लेना हो, तो अभी कितने मार्जिन लगते हैं, इनिशियल मार्जिन, ईएलएम, टोटल मार्जिन, कुल मिलाकर कितना मार्जिन देना पड़ेगा? और ये घटाने का स्टेप क्यों लिया एमसीएक्स और एनएससी ने मार्जिन? है। देखिए, गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख को, मीन्स कल तक जो मार्जिन लग रहे थे, इसमें इनिशियल मार्जिन लग रहा था 20.57, प्लस 3% एडिशनल लॉन्ग मार्जिन, 3% एडिशनल शॉर्ट मार्जिन, और प्लस ईएलएम 1.25। मीन्स अगर किसी को बाय करना है तो उसको करीबन मार्जिन देना पड़ रहा था करीबन 20, 57 प्लस 3 और 1, 25, तो करीबन आपका हो गया 25% के आसपास का मार्जिन आपको देना पड़ रहा था। तो अब ये जो नहीं, ये शॉर्ट इक्कीस साइड, पॉइंट पांच परसेंट के आसपास का होगा क्योंकि वो जो मार्जिन लगता है वो थोड़ा उस वाली क्वांटिटी के ऊपर लगता है हाँ, एक्स्ट्रा, तो 21 पॉइंट। एडिशनल लॉन्ग जो मार्जिन है, वो एडिशनल लॉन्ग मार्जिन और एडिशनल शॉर्ट मार्जिन 3-3% के लगे हुए थे। अगर आप बाय करेंगे तो अब आपको 3% से राहत मिलेगी, तो अब जो मार्जिन है वो करीबन 22% के आसपास का होगा, जो कल तक 25% के आसपास था। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो मार्जिन लग रहे थे वो 69% के लग रहे थे। मीन्स सिल्वर में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं 57% के आसपास के मार्जिन थे, प्लस 14% मार्जिन, मतलब 7% आपका लॉन्ग साइड, 7% आपका शॉर्ट साइड, वो मार्जिन लग रहा था, प्लस 1.25 ईएलएम लग रहा था। तो अब जो 7% का आपका मार्जिन है, अगर आप बाइंग करेंगे या सेल करेंगे, तो वो रेशनलाइज हो गया, तो आपका ऑलमोस्ट करीबन 56 के आसपास का मार्जिन आपका लगेगा, जो कि मार्जिन जो है वो कम होने के बाद में, तो जो 7% का एडिशनल मार्जिन था लॉन्ग या शॉर्ट साइड में, वो अब नहीं लगेगा। तो इससे क्या कुछ दोबारा से वो वॉल्यूम्स जनरेट होते नजर जाएंगे? क्योंकि कारण ये भी तो बताया जा रहा था जब ये बजट से ठीक पहले एकदम से मार्जिन बढ़ा दिए थे एक्सचेंज ने, तो क्या जबरदस्त कीमतें टूटी थी। तो अब वही समझे कि भैया अब तो मार्जिन घट हटा दिए हैं एक्स्ट्रा मार्जिन, तो फिर कीमतों में उछाल आ जाएगा क्या उससे? देखिए, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे दो चीजें थी, एक तो मार्जिन लग गए थे, प्लस पोजीशन प्राइस नीचे आ रहा था, तो भाव नीचे आने की वजह से पोजीशन में एमटम आ रहा था, प्लस मार्जिन बढ़ने की वजह से मार्जिन बहुत इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन बहुत सडनली इंक्रीज हुए थे, करीबन 27% सीधा 56% मार्जिन हो गए थे, डबल मार्जिन हो गए थे। तो वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, उसकी वजह से पोजीशन लोगों की कट गई थी, तो वो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया था। मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन कम किया गया है, इसके पीछे रीजन ये है, एक तो वॉलिटिलिटी। अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों में काफी, इवन पिछले अगर आप 1 फरवरी से देखेंगे तो बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है, कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं आई है, तो वो जैसे ही वॉलिटिलिटी कम हुई, उसके मार्जिन हटा दिए गए हैं। तो ये बेसिकली वॉलिटिलिटी के ऊपर मार्जिन लगते हैं, कि जब एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मार्जिन होती है, तो एक्सट्रीम जो वॉलिटिलिटी वो कम हो गई, तो फिर वो मार्जिन भी हट गए। बट अभी भी आप देखेंगे तो इनिशियल जो मार्जिन है, वो गोल्ड में करीबन 21% के आसपास है, और चांदी में करीबन 57% के आसपास अभी भी मार्जिन लगा हुआ, इनिशियल मार्जिन। ये अच्छे वाले समय पे कितने थे सर? ये जैसे भी आप बोल रहे हो कि 21.5%, 22% का सोने पे लगा हुआ है और 55%, 57% का अभी सिल्वर पे लगा हुआ है टोटल मार्जिन। तो अच्छे वाले समय पर जब भी ऐसा कुछ नहीं था, उथल पुथल नहीं थी, तब कितने मार्जिन थे? देखिए, ये 10 से लेकर 15% के बीच वैरी करते हैं, सिर्फ 10 से 15% के बीच में। तो ये आप देखिए कि जो आदमी 15% के मार्जिन पे पोजीशन ले रखी है, आज उसको वो मार्जिन देना पड़ रहा है 60% का, प्लस भाव भी नीचे गिर गए, तो एम का लॉस प्लस मार्जिन का लॉस, वो दोनों की वजह से फिर वो पोजीशन कटी, जिसकी वजह से एक शार्प जो है करेक्शन हमने इसमें आता हुआ देखा। चलिए देखिए, लेकिन आज की बड़ी खबर यही थी कि जो 3% सोने पे और 7% चांदी पे जो एमसीएक्स ने अतिरिक्त मार्जिन लगा रखा था वो हटा दिया। तो ये एक बड़ी खबर थी। इससे भी कल से देख रहे हैं हम, कल शाम से बहुत तगड़ी खरीदारी होनी शुरू हो गई थी एमसीएक्स पर, सोने और चांदी पे। तीसरी बड़ी खबर, एफओएमसी के मिनट्स जारी हुए सर, और उसमें बिल्कुल ही इनडिसीजन था। ये तो खुद ही नहीं पता इनको कि रेट घटाना है कि नहीं घटाना। कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं एफओएमसी की रेट घटा दो, कुछ बोलते हैं मत घटाओ बढ़ा दो, कुछ बोल रहे हैं बढ़ा दो। तो इतना मतभेद था आपस में, ये लोग फैसला नहीं कर पा रहे कि इंटरेस्ट रेट घटेगा कि बढ़ेगा। तो हम कैसे फैसला करें फिर? आप क्या समझते हैं? देखिए, कोई फैसला भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कि जो नए फेड चेयर आएंगे वो डिसीजन लेंगे। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम, अगर आप देखेंगे यूएस के डेटा उतने सही नहीं आ रहे हैं। इन्फ्लेशन यूएस का बढ़कर आया, हमने लास्ट टाइम देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे जो है बढ़कर आया, तो कहीं ना कहीं हर कोई ये चाह रहा है कि यूएस के जो आपके डेटा है उसको वॉच करें, डेटा के अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लें, क्योंकि इस टाइम पे जो सिचुएशन है,
वो सिचुएशन है कहीं ना कहीं। ट्रम्प साहब ये देख रहे हैं कि भाई दूसरी इकोनॉमी के साथ आप अपने जो टैरिफ है उसको रेशनलाइज करें, जियो पॉलिटिकल टेंशन को कम करें, बट उसके साथ साथ जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस टाइम पे क्लियरिटी इंटरेस्ट रेट को लेकर बिल्कुल भी ना। और देखिए लास्ट टाइम भी उन्होंने जो लास्ट मीटिंग हुई थी 2025 के लास्ट में, उन्होंने बोला था कि हम इस साल में केवल एक बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे 2026 में। तो मुझे लगता नहीं है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इस बार कोई अग्रेसिव डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि पूरे साल आपको इंटरेस्ट रेट स्टेबल होते हुए दिखाई दे, ना तो कट करेंगे ना बढ़ाएंगे। अगर करेंगे भी तो मुझे लगता है कि एक बार वो मैक्सिमम कट कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर एक और मुद्दा ये है कि चाइना वाले तो 24 फरवरी से पहले वापस आने वाले हैं नहीं। तो ये तो छुट्टी पे चले गए हैं बहुत लंबी, तो इससे तो लिक्विडिटी कम होनी चाहिए थी, जिसको बोलते थे लिक्विडिटी वैक्यूम, वो होना चाहिए था। ये तो लिक्विडिटी बढ़ गई। ये तो सिल्वर और चांदी और सिल्वर और गोल्ड तो एकदम से रॉकेट हुए पड़े हैं। तो चाइना का तो कोई असर हुआ ही नहीं। ये एंगल तो फिर गलत पड़ गया कि चाइना छुट्टी पे जाएगा तो फिर कमोडिटी मार्केट में देखिए बेस मेटल ऐसा में भी नहीं है। तेजी आई है, और सोने चांदी में भी तेजी आई है, क्रूड में भी तेजी आई है, देखिए सब कुछ तेजी। ऐसा नहीं है कि चाइना ही खाली एक इकोनॉमी जो काम करती है। हाँ, चाइना एक बड़ा कंज्यूमर है, एक बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, वो सब चीजें हैं, दैट इज ओके। बट देखिए ग्लोबल मार्केट भी ट्रेड होता है, सब कुछ ट्रेडिंग होती है, तो वो सब चीजें यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना से इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। हाँ, कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी में इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से हमने मार्जिन भी रैशनलाइज होते हुए देखे हैं। डेटा नहीं आ पा रहे हैं, चाइना का डेटा नहीं आ पा रहा है, चाइना की क्लैरिटी नहीं है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बट आई एम श्योर कि जब चाइना खुलेगा तो कुछ मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, या मार्केट में लिक्विडिटी आती हुई। हालांकि लिक्विडिटी मार्केट में भरपूर है, क्योंकि मार्जिन की वजह से लिक्विडिटी यहाँ पर कम हुई है, चाइना की वजह से नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉमेक्स में भी मार्जिन बढ़े हुए हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी मार्जिन बढ़े हुए हैं, शंघाई के अंदर भी मार्जिन बढ़े हुए हैं। तो जब सभी जगह मार्जिन रैशनलाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी आती हुई दिखाई देगी। ओके। और उसके बाद आपको लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स क्या अभी बाइंग करेंगे इतनी करेक्शन के बाद? क्या वो धीरे धीरे करके खरीदना शुरू करेंगे, या फिर थोड़ा कॉशियस रुख ही अपनाएंगे? क्योंकि ग्लोबली थोड़ा ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होने की बातें हो रही थी, ट्रेड डील, टैरिफ्स, ये सब कुछ कुछ ठीक ठाक होने वाली बात हो रही थी। तो एज अ सेफ हेवन आपको लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की मांग अब उतनी स्ट्रांग रहेगी जो हमने पास में देखी है? हालांकि पेज अभी फंसा हुआ है ईरान और यूएस को लेकर, तो हम ये पूरी तरीके नहीं बोल सकते कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो गई हैं। लेकिन फिर भी ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है विश्व भर में कि बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेगेटिव इंस्टांस यहाँ देखने को मिलेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे चाइना का डेटा, तो लास्ट मंथ में भी चाइना ने अच्छी खरीदारी करी है। सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, तो ये मौका है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी आपको हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे करेंसी को मैनेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है, जो रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी है, वो आपको होती हुई भी दिखाई देगी। तो फिर सर वो आ जाते हैं कि टारगेट क्या रखें हैं फिर? पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को खरीदना हो एज अ ट्रेडर, तो क्या स्टॉप लॉस आएगा, क्या टारगेट आएगा? आप एमसीएक्स के उस पर बताना। सिल्वर, सबसे पहले सिल्वर, एमसीएक्स के ऊपर क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, किस लेवल पे एंट्री कर सकते देखिए सिल्वर अगर आप देखेंगे तो 2,20,000 काफी अच्छा सपोर्ट चांदी ने बनाया है। आई एम की श्योर कि 2,20,000 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो 2,18,000 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि 2,60,000 2,70,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाउंस बैक सिल्वर में होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई भी डिप मिलता है 2,40,000 के आसपास, वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनिशियली 2,60,000 और 2,70,000 के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। हैं? ओके, राइट। और फिर उसके बाद सोने पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या खरीदारी करके चलें या फिर अभी रुकें? देखिए गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो 1,35,000 काफी अच्छा सपोर्ट बना लिया। तो कोई भी डिप अगर 1,50,000 1,48,000 तक मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,35,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में 1,65,000 1,70,000 तक देखे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मार्च तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट ये है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी ईज ऑफ होती है चीजें, वॉर खत्म होती है, तो फिर आपको वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगी। बट जो अभी सिचुएशन चल रही है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं भावों में आपको अपसाइड मोमेंटम भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। तो सर ऐसा तो नहीं है जैसे अभी एक दिन खबर, जैसे अभी तो हम कल से क्या हवाला दे रहे हैं, ये कल से ही बोलना शुरू हुए हैं ना कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन फिर से एस्केलेट हो जाएगी? क्या सर? हेलो? कल से ही तो हम बोलना शुरू हुए हैं ना, जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन एकदम से एस्केलेट हो जाएंगे। उससे पहले तक तो एकदम से धड़धड़ाते हुए नीचे जा रही थी कीमतें। तो इस समय न्यूज फ्लो इतना डोमिनेट कर रहा है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपने कुछ भी सोना चांदी ले रखा हो तो वो भाव थोड़े फंसे फंसे से लगते हैं कि ये नहीं पता कि अगले दिन पॉजिटिव खबर आ जाएगी या नेगेटिव खबर आ जाएगी। तो जो पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा?
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये भाव ठीक है, या फिर यहां से तगड़ी करेक्शन आ सकती है अगर ये सारा मामला निपट गया, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर ईज आउट हो जाती हैं, तो क्या तगड़ी बिकवाली भी आ सकती है? उसके लिए भी तैयार रहें क्या सोने और चांदी में? देखिए जिस तरह का गिरावट आई है तो गिरावट कहीं पर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो वैसे कोई तगड़ी गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अगर कोई गिरावट आती है तो वो एक ऑप्शन होगा खरीदारी करने के लिए, अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म में बाइंग कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, ईटीएफ ले रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, तो मैं वही सवाल पूछा था कि जो ईटीएफ्स में एकदम से जो एक दिन की खुशी जो आ रही है, जो खरीदारी होनी शुरू हुई, ईटीएफ्स के भाव एकदम से ऊपर आने शुरू हो गए, इसमें क्या करें? या सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट ऑन रखें, या फिर थोड़ा रुक जाएं, अब हायर लेवल्स पे लेने से कोई मतलब है, या फिर कंटिन्यू करते चले जाएं, कोई बात नहीं देखी जाएगी, एक साल बाद ही देखेंगे अब क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रखिए अभी फिलहाल। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेडिंग जरूर देखने को मिलेगी, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, विद स्टिक स्टॉप लॉस कर सकते हैं, क्योंकि वॉलिडिटी है और वॉलिडिटी का फायदा उठाना चाहिए, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, एसआईपी फॉर्म में यूज करें, ईटीएफ को आप यूज करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म ईटीएफ को चुन सकते हैं, इवन फिजिकल भी आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। बहुत सारे ज्वेलर ऐसी फैसिलिटी देते हैं, आप उनसे कुछ कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं हर महीने। बेचने की जल्दी ना करें, मीन्स अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बेचें, बट पैनिक में आके बिल्कुल ना बेचें। पैसा वही लगना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, किसी से मांग के या किसी से मार्जिन पे लेके आप ट्रेड ना करें। अगर मार्जिन पे ट्रेडिंग करनी है तो खाली आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करें, जहां पर आप एक लिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसको तरीके से आप थोड़ा सा उसको मैनेज करें। बट अगर आप एक्स्ट्रा पैसा लेके लगाएंगे तो मार्केट जो है इस टाइम बहुत वॉलेटाइल है, किसी भी डायरेक्शन में घूम, जैसे हमने कल भी देखा एकदम से मार्केट ऊपर भाग गया है, एकदम से टूट गया नीचे, तो वो आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही रणनीति बनानी पड़ेगी। अब इस सबसे मुश्किल सवाल सोचा आखिरी में पूछ लेता हूँ सर, है वैसे बहुत सिंपल एक ही लाइन का सवाल कि चांदी इस साल 3 लाख के ऊपर पहले जाएगी या 2 लाख के नीचे पहले जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि 3 लाख के ऊपर पहले जाएगी चांदी, 3 लाख के आसपास पहले जाएगी, ऊपर नहीं बट 3 लाख के आसपास पहले जाएगी, 2,80,000 3 लाख के आसपास पहले जाएगी। 2 लाख जाने के चांस बहुत कम है, ज्यादा चांस 2,80,000 और 3 लाख तक आने के चांस ज्यादा राइट, सो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमोडिटी मार्केट पे अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। है। थैंक यू वेरी मच।